दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बीपीएससी पंचायत राज्य एग्जाम में, पंचायत ऑडिटर एग्जाम में 2022 में क्वेश्चन आया था वो सॉल्व करा रहे हैं। और ये क्वेश्चन ये था कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस को आपको बताना है किस तरीके से कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करती है। साथ ही साथ आपको बताना है कि कौन कौन सी लिमिटेशन है क्रेडिट क्रिएशन की और आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन के इस प्रोसेस को किस तरीके से इफेक्टेड करता है। तो क्रेडिट क्रिएशन से रिलेटेड मैं सारे के सारे कंसेप्ट इस वीडियो में कवर कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीडी की तैयारी कर रहे हो, आप या यूजी पीजी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास में क्रेडिट क्रिएशन का टॉपिक आता है तो आपके सारे पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से कवर आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको वीडियो कोर्स के अलावा चैप्टर वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। तो बात करें हम कमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी क्रिएशन करती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमर्शियल बैंक के कई सारे काम हैं, जिसमें से पहला हमने आपको समझाया था, जिसमें से पहला है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, दूसरा काम होता है लोन ग्रांट करना, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। यानी कि अगर मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए आते हैं, 100 रुपए का डिपॉजिट आता है कमर्शियल बैंक के पास, 100 रुपए का प्राइमरी डिपॉजिट आता है, यानी कि पहली बार आता है, तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, इसके बेस पर 500 का लोन दे सकती है या 500 का मनी क्रिएट कर सकती है। तो इसी को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन यानी क्रेडिट क्रिएशन का क्या प्रोसेस हुआ कि कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा आया तो 100 रुपए से 500 करने का ही प्रोसेस क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। दोस्तों मैं आपको क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को आपको समझाऊं उससे पहले आप कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आप समझ लीजिए, जिसके बाद हम आपको इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझाना हमारे लिए भी आसान हो जाएगा और आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग बता देते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग यह है कि बैंक के पास जो प्राइमरी डिपॉजिट आता है, बैंक उससे कई गुना ज्यादा पैसे को उधार दे सकती है। बैंक की यही प्रक्रिया मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कहलाती है। तो कुछ कंसेप्ट हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो पहला ही बार बैंक के पास आता है, यानी कि ये पहली बार पब्लिक से बैंक के पास आता है। बैंक के पास ऑलरेडी कोई पैसा नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो कि कमर्शियल बैंक कभी भी नोट जारी नहीं कर सकती है। जो नोट इशूअर होता है वो सेंट्रल बैंक होता है, लेकिन सेंट्रल बैंक जो नोट जारी करती है वो एक तरीके से पब्लिक के थ्रू जब कमर्शियल बैंक के पास आता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। यानी कि द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड इन कैश बाय द पब्लिक फर्स्ट टाइम इन द बैंक इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। यानी कि वो डिपॉजिट जो पहली बार बैंक में आया, मान लीजिए राम है, राम क्या करता है, एक अपना अकाउंट खुलवाता है पीएनबी बैंक में। अब अकाउंट कैसे खुलवाएगा, अकाउंट पीएनबी में, भाई वो कहेगा कुछ पैसे तो जमा कराओ। तो जो पहली बार पैसा जमा आया, जो उस पूरे के पूरे प्रोसेस में था ही नहीं, उसको कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो एक तरीके का पैसिव डिपॉजिट है, यानी कि ये किसी भी तरीके से मनी क्रिएशन नहीं करता। मनी क्रिएशन करने का काम करता है डेरिवेटिव डिपॉजिट। देखिए जब आप प्राइमरी डिपॉजिट करते हो तो बैंक क्या करता है, उसमें से कुछ परसेंटेज अपने पास रख के बाकी का लोन दे देता है। बैंक कभी भी लोन कैश नहीं देता, बल्कि बैंक क्या करता है, आपका एक अकाउंट आपके यहां खुलवाएगा और उस पैसे को उस अकाउंट में जमा कर देगा। मान लीजिए श्याम को लोन की आवश्यकता है, श्याम को लोन की आवश्यकता है और श्याम क्या करता है, बैंक के पास जाता है, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक के पास जाता है कि जी मुझे लोन चाहिए। तो एचडीएफसी क्या करेगी, उसका एक लोन अकाउंट खोल देगी। जैसे मान लीजिए उसने क्या किया, लोन अकाउंट खोल दिया, पर्सनल लोन अकाउंट खोल दिया उसका, और सारा का सारा पैसा उस लोन अकाउंट में जमा करा देगी। और साथ ही साथ श्याम को एक चेकबुक दे देगी कि आप जब चाहे तब इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। यानी कि हम यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि प्राइमरी डिपॉजिट के बेस पर कमर्शियल बैंकें जो लोन लेने वाले होते हैं उनका अकाउंट खोलती है और सारा का सारा पैसा उस अकाउंट में जमा कर देती है, जिसकी वजह से जो मनी क्रिएशन होती है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डिपॉजिट। आगे हम बात करें तो तीसरा हम समझते हैं कैश रिजर्व रेशो। अच्छा, टोटल जो डिमांड डिपॉजिट होती है वो आप याद रखिएगा, टोटल डिमांड डिपॉजिट का मतलब है प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट, दोनों को मिलाकर बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो का क्या मतलब है कि कमर्शियल बैंकों को कुछ हिस्सा आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा, या आप कह सकते हो हम यहां पे मान के चल रहे हैं कि जो पैसा
एक तरीके से रिजर्व में रखना पड़ेगा, चाहे इसमें एक्स्ट्रा रिजर्व हो चाहे कैश रिजर्व हो, सभी को मिलाकर हमने रिजर्व बोल दिया है। तो कैश रिजर्व रेशो का मतलब है कि बैंक ऑलवेज कीप सम पार्ट ऑफ टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड एज ए कैश रिजर्व टू मीट द नीड ऑफ डिपॉजिटर। यानी कि जो बैंक, अब देखिए एक बात समझ लीजिए, बैंक के कई सारे ग्राहक होते हैं जो डेली बेसिस पर पैसा विड्रॉ करने के लिए आते हैं। अगर उन ग्राहकों को टाइम पर उनका पैसा नहीं मिला तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। भाई मेरे को लोन दे दोगे तो आपका पैसा उतना ही सिक्योर है जितना पैसा बैंक में सिक्योर है, लेकिन हो सकता है कि जब आपको लोन की जरूरत पड़े, जब आपको पैसा विड्रॉ की जरूरत पड़े तो मैं अपनी स्थिति में ही ना हूं, या हो सकता है, लेकिन कमर्शियल बैंक के साथ ये ऐसा नहीं होता। कमर्शियल बैंकों को मांगे जाने पर जितने भी डिपॉजिट किया है उसके पैसे की भरपाई करनी ही पड़ेगी। अब कमर्शियल बैंक के पास कोई एक डिपॉजिटर तो होता नहीं है, कमर्शियल बैंकों के पास लाखों करोड़ डिपॉजिटर होते हैं और सारे के सारे डिपॉजिटर एक साथ पैसा विड्रॉ करने आएंगे भी नहीं। अगर मान लीजिए सारे के सारे पैसे डिपॉजिटर एक साथ पैसा विड्रॉ करने के लिए आ जाए तो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। केवल 1% पैसा डिपॉजिट करने के लिए आते हैं, तो उन 1% के लिए कमर्शियल बैंक क्या करती है, कुछ फंड को अपने पास रिजर्व रखती है ताकि मांगे जाने पर जिनको पैसा वापस करना है उनको समय पे पैसा वापस किया जा सके। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। और कैश रिजर्व रेशो को हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए 0.2 है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना भी डिपॉजिट होगा उसका 20% पैसे को आपको रिजर्व रखना पड़ेगा ताकि मांगे जाने पर पैसे की भरपाई की जा सके, यानी कि जो डिपॉजिटर है उसको पैसा लौटाया जा सके। तीसरा एक्स्ट्रा रिजर्व है। एक्स्ट्रा रिजर्व का मतलब है, देखिए ये तो होता है एक तरीके से जो कमर्शियल बैंकों के पास जमा करा दिया जाता है। कभी कभी जो बैंक है वो अपनी रिस्क को कम करने के लिए, क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, अपने रिस्क को कम करने के लिए कुछ पैसे को एक्स्ट्रा रिजर्व के रूप में भी पड़ती है, जिसको हम एक्सेस रिजर्व कहते हैं। और जो सीआरआर डिसाइड करने का काम आरबीआई का है और ये कमर्शियल बैंक खुद डिसाइड करती है। ये कमर्शियल बैंक डिसाइड करती है कि उसे कितना एक्स्ट्रा रिजर्व रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब है कि जो प्राइमरी डिपॉजिट हुआ उसके बेस पर कितनी मनी सप्लाई आपने क्रिएट की। अब देखिए आप क्रेडिट मल्टीप्लायर के कई सारे फार्मूले हैं, जैसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर 1 M इक्वल टू ये मनी सप्लाई हो गई जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मनी सप्लाई है M इक्वल टू M, यानी कि ये मनी मल्टीप्लायर है इनटू H। तो यहां पे हम आपको बता रहे हैं कि जो M होता है वो होता है 1 प्लस CD प्लस RR प्लस ED। अब हम यहां पे ये मान के चल रहे हैं कि कैश जो है, कैश विड्रॉ नहीं होता, यानी कि कैशलेस इकोनॉमी है। हम ये मान के चल रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी है। हम ये थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं कि कैशलेस इकोनॉमी, यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं या तो चेक के माध्यम से होंगे, ड्राफ्ट के माध्यम से होंगे, पेटीएम के माध्यम से होंगे, गूगल पे के माध्यम से होंगे, यानी कि यूपीआई थ्रू पेमेंट होगा, ऑनलाइन पेमेंट होगा, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट होगा, आरटीजीएस होगा, एनईएफटी होगा, लेकिन किसी भी तरीके से लोग विड्रॉ नहीं करते। तो जब विड्रॉ नहीं करेंगे तो यह सब हट जाएगा, ये हम मान के चल रहे हैं। दूसरा हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कमर्शियल बैंक हैं वो किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा डिपॉजिट, एक्स्ट्रा रिजर्व नहीं रखती हैं, कोई भी एक्स्ट्रा रिजर्व नहीं है, तो ये भी हट गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सिंपल मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला बना वो 1/RR हुआ, कैश रिजर्व रेशो पर हुआ। तो इस वाले को हम मान के चलेंगे, यानी कि हम यहां पे जब आपको पूरी की पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे तो हम दो बातें मान के चलेंगे। नंबर 1, देखिए मान्यताएं मैंने लिखी हुई है, यहां पे लिखी हुई है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि द इंटायर बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट। हम ये मान के चल रहे हैं कि सारी की सारी बैंक एक ही है, यानी कि हम इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं कि भारत में केवल एक ही बैंक है, नाम हम दे देते हैं HDFC या SBI, जो आप बोलना चाहो। मान लीजिए SBI रख लेते हैं, SBI बैंक है, इसके अलावा कोई और बैंक है ही नहीं, यानी कि जितना भी डिपॉजिट होगा आपको SBI में करना पड़ेगा, जितना भी लोन होगा वो आपको SBI से लेना पड़ेगा। किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं है, किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं है, जो करना है यही करना है, नहीं करना है तो घर बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन केवल यहीं से आप ले सकते हो। दूसरा, ऑल पेमेंट आर मेड थ्रू दी चेक और अदर ऑल रिसिप्ट्स आर डिपॉजिट इनटू दी बैंक, यानी कि केवल चेक के माध्यम से ही पेमेंट होता है और पैसे को जितनी भी पेमेंट है वो सब बैंक के माध्यम से ही पूरा किया जाता है। यानी कि मान लीजिए मेरे पास एक चेक है, तो चेक लेके मैं लाला की दुकान पर जाके पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता, मेरे को चेक बैंक में ही जाना पड़ेगा, बैंक में ही विड्रॉ कराना पड़ेगा, और बैंक आपको कैश नहीं देगी बल्कि आप चेक के माध्यम से ही
ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। बैंक हैज टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट एज ए रिजर्व नोन एज रिजर्व रेशियो, जो कि हमने आपको बता दिया है। तो चलिए अब हम इस काबिल हो गए कि अब हम मनी क्रिएशन के प्रोसेस को समझ सकते हैं। मतलब अब जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने समझ लिया है, अब मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं और अब आपको समझा सकते हैं कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से काम करती है। देखिए, सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि बैंक के पास 1,000 रुपए की डिपॉजिट आती है जो कि प्राइमरी डिपॉजिट है, और प्राइमरी डिपॉजिट के बेस पर बैंक क्या करेगी। देखिए, आपको अगर बैलेंस शीट आपको पता हो, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं वो आपको ऑलरेडी पता ही है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बैलेंस शीट बनानी आती है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको या अलग पेज ले लेते हैं। हाँ, सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं नंबर 1 कि एसबीआई के पास 1,000 रुपए आते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एसबीआई बैंक बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दो साइड हो गई, एक हो गई हमारी लायबिलिटी और दूसरा हो गया असेट्स। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये बैलेंस शीट हम एसबीआई के नजरिए से बना रहे हैं। एसबीआई के पास 100 रुपए आए, इसका मतलब उसके पास जो कैश आया वो 100 रुपीज से आया, लेकिन जो डिपॉजिट्स है वो बैंक के लिए लोन है, क्योंकि मांगे जाने पर इसे वापस करना पड़ेगा। तो ये बैंक की बैलेंस शीट हो गई, 1,000 रुपए की बैलेंस शीट खत्म हो गई यहीं पे। इसका मतलब इस 1,000 रुपए जमा हुए, इसका मतलब किसी भी तरीके का मनी क्रिएशन यहां देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जितने रुपए का आपके पास डिपॉजिट था, यानी कि जितने रुपए का नोट था, मान लीजिए 500 रुपए के 2 नोट हैं, तो ओवरऑल मनी सप्लाई भी अभी 1,000 रुपए के बराबर है, किसी भी तरीके से मनी क्रिएशन नहीं हुआ है। हम ये मान के चल रहे हैं। उसके बाद हम देखिए, यहां पे हमारा अगला पॉइंट हमने ले लिया है कि सपोज सीआरआर इज 10%, यानी कि बैंक को हर समय उस 1,000 रुपए में से 10% अपने पास रखना पड़ेगा, बाकी के 900 रुपए वो लोन दे देगी। लोन मान लीजिए उसने दे दिया है, और जो लोन दिया जाएगा वो बैंक कभी भी लोन कैश नहीं देती, बल्कि बैंक क्या करेगी, बोरोवर का अकाउंट खोलेगी। मान लीजिए राम का अकाउंट खोला और सारा का सारा पैसा राम के अकाउंट में जमा कर दिया। अब देखिए उस केस में बैलेंस शीट कैसे बनेगी, इसी में मैं एडिट कर रहा हूं। आप चाहो तो अलग अलग जगह पे अलग अलग बैलेंस शीट बना सकते हो। आप क्या करोगे, मैं इसी या अलग बना देते हैं, चलिए आपके लिए। बेसिकली हम नई बैलेंस शीट बनेगी ये मैं यहां बना देता हूं, यहां पे स्पेस भी है, हाँ यहां बना देते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लायबिलिटी, लायबिलिटी, और यहां पे हमारा आ जाएगा अमाउंट, यहां पे हम लिख लेते हैं असेट्स, और यहां पे हमारा अमाउंट आ गया। हमारा अभी तक का जो कैश था वो कितना था, कैश था 1000, जो कि हमें पहली बार मिला था, और हमारी लायबिलिटी यानी कि डिपॉजिट जो थी वो थी 1,000 रुपए। तो बैंक क्या करेगी, बैंक इस 1,000 में से 100 रुपए को रिजर्व रखेगी। अब रिजर्व किसी को देगी तो नहीं, अपने पास ही रखेगी, हम ये मान के चल रहे हैं। यानी और अगर आरबीआई को भी देती है तो पैसा तो उसी का ही है। बैंक इसमें से 900 रुपए का लोन दे देगी, यानी कि 900 रुपए क्या दे देगी, लोन। और बैंक जो लोन देती है वो बैंक के लिए असेट्स होती है, राम। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बैंक कभी भी पैसे को कैश नहीं देती, बल्कि आपका अकाउंट खोल के जमा करा देती है। यानी कि एक तरीके से डिपॉजिट अकाउंट एक और खुल गया, जो कि राम का अकाउंट है, और उस राम के अकाउंट में 900 रुपए जमा कर दिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, पैसा विड्रॉ नहीं हुआ है। बैंक के पास जो पैसा है वो बैंक के पास ही है। भाई दिक्कत तो तब होती ना जब बैंक उस पैसे को विड्रॉ कर लेती, लेकिन अगर आप देखोगे तो बैंक ने पैसे को जमा कर दिया, इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, तो सडनली जो बैलेंस शीट है वो 1900 रुपए से हो गई। यानी कि 1,000 रुपए जो डिपॉजिट किया गया उसी के बेस पर गवर्नमेंट आरबीआई द्वारा एसबीआई द्वारा 1,900 का लोन दे दिया गया है, और ये मनी क्रिएट हो गई है। अब राम जो है वो 900 रुपए का अचार तो डालेगा नहीं, अल्टीमेटली उसको उस पैसे से कोई ट्रांजैक्शन करना है। भाई आपने अगर मान लीजिए राम ने लोन लिया है, तो वो इसलिए तो लोन लेगा नहीं कि जी हमारे को बैंक में छोड़ना है। हमने लोन केवल इसलिए लिया है ताकि हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। अब मान लीजिए राम की इच्छा एक कार बाय करने की है, भाई वो चाहता है
क्या उसकी फैमिली बड़ी हो गई है, बीबी भी है, बच्चे भी हो गए, अब उसको कार की जरूरत है। हम ये मान लेते हैं कि 900 रुपए में कार आ जाती है, मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए आप भी, तो 900 रुपए में कार आ जाती है। यानी कि आराम इस बात के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि वो चेक के माध्यम से पैसे का विड्रॉ कर सके और जिस मर्जी को चाहे उसको पेमेंट कर सके। अब मान लीजिए राम ने कार खरीदी, और कार किससे खरीदी, मान लीजिए श्याम से खरीदी। तो राम ने क्या किया, राम ने 900 रुपए का चेक दे दिया श्याम को, श्याम ने उसे कार दे दी। अब श्याम उस चेक को लेके कहां जाएगा, बैंक के पास जाएगा। यानी कि बैंक में जो लोन है वो राम के नाम पे चढ़ा रहेगा। लेकिन अब डिपॉजिट में से इसके, क्योंकि इसने तो विड्रॉ कर लिया, तो राम के नाम पे जो डिपॉजिट रह जाएगा वो रह जाएगा 0। अरे भाई, हाँ चलिए इसको हटाते हैं। राम के नाम पे जो डिपॉजिट रह जाएगा वो रह जाएगा 0, क्योंकि उसने पैसा विड्रॉ कर लिया ना। लेकिन अब एक नया डिपॉजिट अकाउंट खुल जाएगा, किसका, श्याम का, और श्याम के नाम पे 900 रुपए जमा हो गए। इसका मतलब अभी भी बैलेंस शीट आप देखोगे तो 1900 रुपए के बराबर बनी रही। यानी कि राम ने पैसा विड्रॉ कर लिया तो राम का अकाउंट हट गया, 0 रह गया, और श्याम के अकाउंट में जुड़ गया पैसा। तो लेकिन अल्टीमेटली पैसा कहां है, पैसा तो बैंक के पास है। अब बैंक को लगता है कि भैया मेरे पास पैसा रखा हुआ है, बेकार जा रहा है, कोई यूज हो नहीं रहा, मैं क्या करूं, कैसे ना इस पैसे का यूज करूं। तो बैंक क्या करेगी, एक बार फिर से लोन दे देगी। यानी कि बैंक क्या करेगी, एक बार फिर से, मैं इसे मिटा देता हूं, बैंक फिर से क्या करेगी, मैं यहां पे लिख देता हूं कि डिपॉजिट है 900 रुपए का, बैंक एक बार फिर से लोन दे देगी। लेकिन बैंक लोन देते समय इस बात को याद रखेगी कि पहले 1000 रुपए मांगने वाले थे, अब 1900 रुपए मांगने वाले हैं। इसीलिए बैंक क्या करेगी, इस 900 रुपए में से 10% और अपने पास रिजर्व रख लेगी और मात्र 810 रुपए का लोन देगी। यानी कि जो लोन दिया वो 810 रुपए का दिया। अब 810 रुपए फिर डिपॉजिट हो गए, किसके नाम पे, मान लो कालू के नाम पे 810 रुपए। लेकिन ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, बैंक क्या करेगी, ये किसी और को पेमेंट कर देगा। बैंक खातों में से इसका नाम काट के जिसके नाम पेमेंट किया उसका नाम लिख देगा। और जिस तरीके से ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। इसी तरीके से मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहेगा। यानी कि यहां पे आपको समझाया हुआ है कि सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट 1000 थी, बैंक ने 900 रुपए का लोन दिया और 100 रुपए रिजर्व में रख लिए। फिर बैंक ने 900 रुपए का लोन दिया, 810 रुपए, सॉरी 900 रुपए फिर डिपॉजिट हो गए, 810 रुपए का लोन दिया, 90 रुपए रिजर्व में रख लिए। फिर 810 रुपए फिर लोन दे दिया, सॉरी 810 रुपए डिपॉजिट हो गए, जिसमें से 729 का लोन दे दिया और 81 रुपए डिपॉजिट हो गए। फिर 729 रुपए फिर डिपॉजिट हो जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है ये लंबा चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। लेकिन ये प्रोसेस भी एंडलेस नहीं है। क्यों एंडलेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो प्रोसेस है, हमने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा हुआ है मनी मल्टीप्लायर का, जो कि होता है हमारा m इक्वल टू 1/RR। यानी कि यहां पे हम 10% मान के चल रहे हैं, तो ये जो आंसर आएगा वो 10 टाइम आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर 1000 रुपए का प्राइमरी डिपॉजिट है तो टोटल जो मनी क्रिएशन होगा या टोटल मनी जो आएगी वो आएगी 10,000, और जो डिपॉजिट जाएगा वो 1000 और रिजर्व आएगा 1000। यानी कि जब तक ये सारा का सारा पैसा रिजर्व में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। यानी कि वन बैंकिंग सिस्टम में इस तरीके से काम होता है कि एक बार बैंक के पास जो पैसा आ जाता है, बैंक उसका मालिक नहीं है, लेकिन बैंक उस पैसे को घुमाता है। भाई आप नहीं घुमा सकते। सपोज कीजिए आपको किसी ने पैसा उधार दिया, तो आपने जब पैसा उधार दिया तो आप क्या करते हो, उस पैसे को किसी और को दे देते हो, तो वो पैसा आपके हाथ से चला गया, उसके हाथ में चला गया। लेकिन बैंक इस तरीके से नहीं खेलती है। बैंक के पास जो पैसा होता है वो अल्टीमेटली बैंक में ही रहता है, क्योंकि मुट्ठी भर लोग पैसे को निकाल रहे होते हैं, बहुत थोड़े से लोग पैसे को निकाल रहे होते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह बैंक एटीएम खोलती है। एटीएम इसीलिए खोले जाते हैं क्योंकि कम से कम लोग पैसा निकालें, क्योंकि जितने ज्यादा एटीएम होंगे लोगों को यह विश्वास होगा कि जब उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब उनको पैसा मिल जाएगा। इसीलिए तो बैंक एटीएम खोलती है, इसीलिए तो बैंक चाहती है कि भाई एटीएम हर जगह खुल जाए ताकि लोग कम से कम पैसा निकालें।
अगर मान लीजिए आप किसी गांव में जाते हो और उस बैंक का एटीएम आपके गांव में है, तो आप सिटी से पैसा क्यों निकालोगे? आप गांव में जाके पैसा निकाल लोगे, बात खत्म हो गई, वहीं के वहीं निकाल लेंगे। वरना आपको इकट्ठे पैसे लेके जाने पड़ते गांव में, तो जो 4 दिन 6 दिन आपने पैसा को आप कैरी करते, वो बैंक के लिए एक तरीके का नुकसान हो जाता। यानी कि बैंक का मेन पर्पज ये होता है किसी भी तरीके से जो कैश विड्रॉल है उसको रोकने का कोशिश बैंक करती है। तो यहां तो हमने कैश विड्रॉल कंसीडर किया नहीं, लेकिन फिर भी हमने रिजर्व रखा है, क्योंकि रिजर्व रखना बैंकों के लिए एक तरीके से अनिवार्य है। आरबीआई द्वारा बैंकों को कहा जाता है कि आप इतना रिजर्व रखो। तो इस तरीके से दोस्तों बैंकिंग सिस्टम काम करती है। आगे हम बात करेंगे किस तरीके से मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम व्यवहार करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिंगल बैंकिंग सिस्टम में मनी क्रिएशन किस तरीके से होता है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में हम ये मान के चल रहे हैं कि कई सारी बैंकें हैं, एचडीएफसी है, एसबीआई है, पीएनबी है, और इस तरीके की बैंक मनी क्रिएशन में एक बैंक की क्रेडिट क्रिएशन करने की जो शक्ति है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। लेकिन अगर हम इंटायर बैंकिंग सिस्टम को वन यूनिट की तरह यूज करें तभी भी उसी तरीके से मनी क्रिएशन होता है जिस तरीके से सिंगल बैंकिंग सिस्टम में काम होता है। यहां पे मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम इज सिमिलर टू द सिंगल बैंकिंग सिस्टम। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए 3 बैंक हैं, ए, बी और सी, जिसमें से ए जो है कस्टमर जो है वो सबसे पहले बैंक ए में 1000 रुपए जमा कराता है, और 1000 रुपए जमा कराने का क्या मतलब हुआ मैं आपको यहां पे समझा देता हूं कि जो डिपॉजिट आएगी वो 1000 की आएगी और जो असेट्स आएगी वो 1000 की आएंगी। ओवरऑल बैलेंस शीट जो है वो 1000 के बराबर हो जाएगी। अब जो बैंक ए है वो क्या करेगी, 10% पैसे को अपने पास रखेगी, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी पिछली बारी में बताया था। यानी कि 1000 का 10% यानी कि 100 रुपए रखा और बाकी के 900 रुपए का लोन दे दिया। बैंक कभी भी लोन कैश नहीं देती, ये भी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। बल्कि बैंक क्या करेगी, उस पैसे को डिपॉजिटर के अकाउंट में जमा करा देगी। अब मान लीजिए ए बैंक का जो डिपॉजिटर है वो क्या करता है, मान लीजिए जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था, राम श्याम से कार खरीदता है, लेकिन श्याम जो है वो बी का ग्राहक नहीं है, वो ग्राहक है सॉरी ए का ग्राहक नहीं है, वो ग्राहक है बी का, यानी कि वो एचडीएफसी का ग्राहक है। तो पैसे को जो श्याम है वो एचडीएफसी में जमा करा देगा। यानी कि इस तरीके की अगर प्रोसेस रहता है तो देखिए बैलेंस शीट कैसे बनेगी मैं आपको यहां पे समझा देता हूं कि भाई पहली बार में इसके पास जो डिपॉजिट है वो 1000 रुपए का है, ये तो पहले से डिपॉजिट है। रिजर्व जो है वो 100 रुपए का है, कैश रिजर्व है, और जो लोन दे दिया वो 900 रुपए का, यानी कि बैलेंस शीट बराबर हो गई। अब जो एसबीआई है, अब जो बैंक ए है वो आगे फर्दर क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकती है। अब क्रेडिट क्रिएशन करने का काम बैंक का है, बी का बैंक का है। तो बी के पास कितने रुपए आए, 900 रुपए आए। यहां पे आपको कम दिख रहा है तो मैं आपको यहां पे बना देता हूं। देखिए अब बैंक बी के पास कितने आए, बैंक बी के पास आए लायबिलिटी और असेट्स, हम छोटा छोटा बना रहे हैं, आप समझ जाइएगा। असेट्स में बैंक के पास कैश आ गया 900 रुपए का, और डिपॉजिट हो गया 900 रुपए का। अब इस डिपॉजिट के बाद बैंक क्या करेगी, फिर से लोन दे देगी। लोन देने के लिए क्या कराया जाएगा, 810 रुपए का लोन दे दिया जाएगा। अब ये लोन यहां से तो निकल गया ना, पैसा यहां से निकल गया और लोन यहां पे आ गया, तो ये 900 रुपए की बैलेंस शीट हो गई। अब बैंक भी फिर मनी क्रिएशन नहीं कर पाएगी। अब मनी क्रिएशन करने का काम करेगी बैंक सी, क्योंकि बैंक सी के पास अब कितना पैसा आ गया है, उसके पास 810 रुपए आ गए, जबकि डिपॉजिट कितना हुआ है, डिपॉजिट हुआ है 810 का। अब इसमें से बैंक क्या करेगी, लोन दे देगी। कितने रुपए का लोन देगी, लोन दिया मान लो 729 का, तो यहां से 729 विड्रॉ हो जाएंगे ना भाई, और वो किसके पास पहुंच जाएंगे, बैंक अगली बैंक के पास। मान लीजिए बैंक ए के पास पहुंच गए। इस तरीके से लगातार एक बैंक से पैसा दूसरी बैंक पर और दूसरी बैंक से पैसा तीसरी बैंक पर जाता रहेगा। लेकिन वास्तव में आप देखो तो जितनी भी कमर्शियल बैंक है सब एक दूसरे के साथ पेमेंट नहीं करती है। जैसे आपका मान लीजिए, देखिए मैं आपको समझा देता हूं, कमर्शियल बैंक का जो हमारी सेंट्रल बैंक है उसका एक काम होता है क्लियरिंग हाउस का, आपने पढ़ा भी होगा, मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूं। देखिए क्लियरिंग हाउस का काम का क्या मतलब है, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे एक बैंक काम करती है। मान लीजिए तारीख है, मान लीजिए 5 फरवरी 2024 चल रहा है, सपोज कीजिए ये, चलिए मान लीजिए 10 फरवरी चल रहा है।
HDFC को SBI से लेने हैं, ये SBI से लेने हैं 10 करोड़ रुपए और HDFC को SBI को देने हैं 8 करोड़ रुपए। तो दोनों का ही खाता RBI में होगा। RBI के माध्यम से ये एक दूसरे के जो दावे हैं उनको फुलफिल करेंगे, यानी कि अल्टीमेटली जो नेट देगा, नेट पेमेंट होगी वो होगी SBI टू HDFC कितने करोड़ की? 2 करोड़ की। लेकिन ये एक्चुअल में एक दूसरे को पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि कल हो सकता है 11 तारीख को हो सकता है कि SBI के ज्यादा लेना हो HDFC से। अल्टीमेटली क्लियरिंग हाउस का जो काम होता है, क्लियरिंग हाउस तो हमारे लिए हुआ, पब्लिक के लिए, लेकिन इसी तरीके से जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंकों की भी बैंक होती है। तो जो कमर्शियल बैंक के एक दूसरे के प्रति जो दावे हैं उनको फुलफिल करने का काम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI करती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अल्टीमेटली अगर आप टेबल बनाओगे तो ये वही टेबल बनी है जो पिछली बार बनी है, यानी कि जो एक बैंक है उसकी क्रेडिट क्रिएशन करने की पावर बहुत लिमिटेड हो जाती है। लेकिन अगर आप इंटायर बैंकिंग सिस्टम को जोड़ दोगे, अगर आप HDFC, PNB, SBI जितनी भी बैंकें हैं उनको एक बैंकिंग सिस्टम मानोगे तो उसी तरीके से काम होता है, यानी कि एक बैंक का पैसा दूसरी बैंक में, दूसरी बैंक का पैसा किसी पहली बैंक में, इस तरीके से चलता रहता है और अल्टीमेटली मनी क्रिएट हो रही होती है। जब आप लोन लेते हो क्रेडिट कार्ड से, कार लोन लिया, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड छोड़ो, कार लोन लिया, मैंने कार लोन लिया, तो कार लोन का पैसा मुझे नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट कार कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा जिसने मुझे कार बेची है। यानी कि अल्टीमेटली मेरे ऊपर लोन भी हो गया और डिपॉजिट किसके अकाउंट में हो गया? कार के मालिक के अकाउंट में। लेकिन कार का अकाउंट भी तो बैंकों के पास ही है, तो अल्टीमेटली पैसा तो बैंक के पास ही रहा, यानी कि बैंक ने मुझे लोन भी दे दिया और पैसा बैंक का बैंक के पास ही है। लेकिन हां, अब बैंक से कार का मालिक अगर पैसे मांगेगा तो बैंक मुकर नहीं सकती है पैसा देने से। बैंक ने एक बार ये प्रॉमिस कर दिया कि हाँ आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, तो बैंक मांगे जाने पर उसको पैसे को भरपाई करेगी, अदरवाइज पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा कि बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है, यानी कि पैसा बैंकों का बैंक के पास ही होता है। थोड़ा बहुत पैसा बैंक निकालती है जो कि मार्केट में फ्लो कर रहा होता है, लेकिन लोन कई गुना ज्यादा होता है और इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। और मनी क्रिएशन करना या क्रेडिट क्रिएशन करना कमर्शियल बैंकों का मेन काम है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों अब हम बात करें कि आखिरकार क्या कमर्शियल बैंक अनलिमिटेड तरीके से मनी क्रिएशन कर सकती है? तो ऐसा नहीं है। कमर्शियल बैंक की भी मनी क्रिएशन करने या क्रेडिट क्रिएशन करने की एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली लिमिट होती है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, यानी कि अगर जो बैंक जो है वो कैश के दम पर ही एक तरीके से आप कह सकते हो मनी क्रिएशन करती है, यानी कि लोग अगर प्राइमरी डिपॉजिट कराएंगे ही नहीं, अगर लोग बैंकों में पैसे को प्राइमरी डिपॉजिट कराने के लिए आएंगे ही नहीं, अगर बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग होगा ही नहीं, तो बैंक मनी क्रिएशन हवा में तो करेगी नहीं। क्योंकि अगर बैंक किसी को पैसा लोन दे रही है तो पैसा होना भी तो चाहिए। तो यहां पे सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। इफ द वॉल्यूम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन इंक्रीज, द वॉल्यूम ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट विल आल्सो कॉरेस्पॉन्डेंसली इंक्रीज, यानी कि अगर मार्केट में मनी ज्यादा आ जाती है तो प्राइमरी डिपॉजिट भी ज्यादा होगा और इसकी वजह से जो बैंक है वो ज्यादा क्रिएट मनी कर पाएंगी। दूसरा होता है बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। अब देखिए लोग क्या करते हैं, अगर बार बार बैंक से पैसा निकालने के लिए जाते हैं, अगर बार बार पैसे का यूज करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं, तो मनी क्रिएशन करना कमर्शियल बैंकों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंकों को बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे को विड्रॉ कैश रखना पड़ेगा या रिजर्व रखना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हो, एनईएफटी करते हो, आरटीजीएस करते हो, चेक का यूज करते हो, ड्राफ्ट का यूज करते हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए क्योंकि आपने कैश इन्वॉल्व ही नहीं किया, इसलिए बैंक केवल खातों में ही एक के अकाउंट से घटाकर दूसरे के अकाउंट में माइनस प्लस कर देगी। भाई मान लीजिए मैं दूध लेने गया तो मैंने क्या किया, 100 रुपए का दूध खरीदा और मैंने 100 रुपए का उसको गूगल पे कर दिया या पेटीएम कर दिया या फोन पे कर दिया, तो भैया मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, उसके अकाउंट में पैसा चला गया, लेकिन पैसा तो बैंक के पास ही है। बैंक ने एक दूसरे को दिया तो है नहीं और ना बैंक एक दूसरे को ट्रांसफर कर रही है। अल्टीमेटली वो पैसा कहीं ना कहीं लोन के रूप में दिया हुआ है, कमर्शियल बैंक तो केवल खातों में उसको ट्रांसफर कर रही है।
तो अगर लोग ज्यादा मात्रा में बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो मनी क्रिएशन जो होगा वो ज्यादा होगा। तीसरा है कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए कैश रिजर्व रेशियो डिसाइड करने का काम करती है आरबीआई। आरबीआई अगर कैश रिजर्व को बढ़ा देती है, आरआर को बढ़ा देती है, कैश रिजर्व को बढ़ा देती है, तो इसका मतलब है कि जब आपके पास जो रिजर्व होगा, लोनेबल फंड होगा, मैं लोनेबल फंड का यूज कर रहा हूं, यानी कि जो लोन देने के लिए आपके पास फंड होगा वो कम हो जाएगा और मनी क्रिएशन की जो पावर है वो लिमिटेड हो जाएगी। सिंपल सी बात है। इसके अलावा क्रेडिट पॉलिसी, देखिए मार्केट में क्रेडिट पॉलिसी भी बहुत डिसाइड करती है कि किस तरीके से कमर्शियल बैंक कर पाएंगी क्रेडिट क्रिएशन कि नहीं कर पाएंगी। अगर मान लीजिए आरबीआई द्वारा एक्सपेंशनरी या आप कह सकते हो इजी क्रेडिट पॉलिसी अपनाई जाती है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, टर्म इजी कर देती है लोन देने के लिए, या आप कह सकते हो सस्ता उधार करने की बात करती है, तो क्रेडिट पॉलिसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर इजी क्रेडिट पॉलिसी हुई, यानी कि लोन देने की जो शर्तें वो आसान हुई, तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगी, आसान लोन दे पाएंगी, और अगर लोन देने की शर्तें मुश्किल हुई तो कमर्शियल बैंक कम लोन दे पाएंगी। ये आपको समझना चाहिए। इसके अलावा पॉलिसी ऑफ अदर बैंक, यानी कि इफ ऑल बैंक्स फंक्शन इन यूनिसॉन दे विल हैव अ ग्रेटर कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट, यानी कि अगर सभी बैंक एक साथ मिलजुल कर काम करें तो डेफिनेटली उनकी क्रेडिट क्रिएशन करने की जो पावर है वो ज्यादा होगी। इसके अलावा कॉन्फिडेंस ऑफ डिपॉजिटर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डिपॉजिटर को कॉन्फिडेंस नहीं होगा बैंकिंग सिस्टम पर तो बैंक कभी भी क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएंगी। अगर एक बैंक डूब जाती है तो इस बात की संभावना बहुत ज्यादा होती है कि लोगों का बैंकिंग पर विश्वास हट जाए। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी शेड्यूल बैंक नहीं डूबेगी, उसको बचाने के लिए आरबीआई को आने ही पड़ेगा, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम है वो फेथ पे टिका हुआ है। मैंने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है, मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं मांगूंगा मुझे पैसा वापस मिल जाएगा। अगर ये फेथ टूट गया तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए मनी क्रिएशन जो होता है वो लोगों के कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। अगर लोगों को कॉन्फिडेंस है कि मांगे जाने पर उनका पैसा वापस हो जाएगा, तभी वो पैसे को बैंक में जमा कराएंगे। अगली जो लिमिटेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड बोरोवर। देखिए अल्टीमेटली जो बैंक है वो किसी ना किसी बोरोवर को ही लोन देगी। तो अगर बोरोवर अच्छा है, मतलब इसका यह है कि उसकी जो क्रेडिट वर्थ है वो अच्छी है, तो ज्यादा बैंक लोन दे पाएगी। जैसे अमेरिका के में जो 2008 में मंदी आई थी सब प्राइम लोन की वजह से, बेसिकली जब प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी तो बैंकों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को भी लोन दिया गया जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है। यानी कि एक बैंकिंग सिस्टम में ये जरूरी है कि जब बैंक लोन दे तो वो ऐसे लोगों को लोन दे जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है। भारत की बात करें तो भारत में भी जब आप लोन देते हो तो सिविल स्कोर की जांच करते हो। यानी कि सिविल स्कोर बेसिकली क्या है, किसी भी व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री को बताने के लिए एक स्कोर है। तो अगर आपका कोई भी स्कोर 750 से कम है तो नॉर्मली आपको या तो ऊंचे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा या आपको लोन नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बैंक हालांकि क्रेडिट क्रिएशन करती है, लेकिन ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो लोग लोन लेने के लिए आए हैं उनकी क्रेडिट वर्थ अच्छी हो। यानी कि अगर उनकी क्रेडिट वर्थ अच्छी नहीं है तो कमर्शियल बैंक के लोन के जो क्रेडिट क्रिएशन की पावर है वो लिमिटेड होकर रह जाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंडीशन कैसी है। अगर मान लीजिए इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, तो चाहे इंटरेस्ट रेट कम क्यों ना हो लोग लोन ही नहीं लेंगे। भाई अगर लोगों को लगता है कि मकान की कीमतें गिर रही हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो डेफिनेटली वो लोग बैंक से लोन लेने की कोशिश नहीं करेंगे। यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन का अच्छा होना कमर्शियल बैंकों के क्रेडिट क्रिएशन की पावर को ऊंचा करने के लिए बहुत जरूरी है। तो क्रेडिट क्रिएशन का ऊंचा होना भी दोस्तों बहुत जरूरी है। क्रेडिट क्रिएशन के लिए मार्केट कंडीशन का ऊंचा होना जरूरी है। इसी तरीके से मान लीजिए बूम चल रहा है, बूम में क्या होता है, लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद ज्यादा होती है। बूम में होता है कि लोग लगता है कि भविष्य में उनकी इनकम ज्यादा बढ़ेगी, तो डेफिनेटली वो ज्यादा पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे और इसकी वजह से बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन भी हो पाएगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं। तो दोस्तों आरबीआई की क्रेडिट क्रिएशन में क्या पॉलिसी रहती है। देखिए आरबीआई डायरेक्टली तो क्रेडिट क्रिएशन करती नहीं है, वो प्रिंटिंग नोट तो करती है, लेकिन आरबीआई की जो पॉलिसीज है वो क्रेडिट क्रिएशन को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे पहली जो पॉलिसी जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं वो है मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस यानी कि पहला जो तरीका है वो मॉनेटरी बेस है। मॉनेटरी बेस यानी कि जितना ज्यादा मॉनेटरी बेस होगा लोगों के पास उतनी ज्यादा करेंसी आएगी, क्योंकि बेसिकली इसमें आती है करेंसी इन हैंड
प्लस रिजर्व में जो पैसा है, यानी कि जितनी ज्यादा मॉनेटरी बेस जारी करेगी आरबीआई उतनी ज्यादा करेंसी आएगी। जब करेंसी ज्यादा होगी तो प्राइमरी डिपॉजिट ज्यादा होगा, जब प्राइमरी डिपॉजिट ज्यादा होगा तो फिर जो कमर्शियल बैंक है वो मनी क्रिएशन भी ज्यादा कर पाएंगी। तो दोस्तों ये आपको समझना है। इसके अलावा कैश रिजर्व रेशो, जो कैश रिजर्व रेशो है, कैश रिजर्व रेशो, इसको डिटर्मिनेशन करने का काम जो है वो करती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। तो अगर कैश रिजर्व रेशो कम होगा तो डेफिनेटली जो कमर्शियल बैंक हैं वो मनी क्रिएशन ज्यादा कर पाएंगी या क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा कर पाएंगी, और अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली जो सेंट्रल बैंक है वो मनी क्रिएशन कम कर पाएंगी। तो दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट हैं। इसके अलावा हमने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू भी सेंट्रल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन है वो इफेक्टेड करती है। तो अगर आपको और डिटेल करना हो तो मॉनेटरी पॉलिसी को इंक्लूड कर सकते हो कि अगर सेंट्रल बैंक चाहती है कि मनी का एक्सपेंशन हो इकोनॉमी में तो वो इजी क्रेडिट पॉलिसी अपनाएगी, यानी कि जो लोन देने की शर्तें उनको आसान कर देगी। और अगर कमर्शियल बैंक चाहती है, सेंट्रल बैंक चाहती है, इंडिया की सेंट्रल बैंक आरबीआई चाहती है कि मनी क्रिएशन कम हो तो वो कंडीशन को मुश्किल कर देगी, यानी कि सेंट्रल बैंक भी एक इफेक्टिव टूल है। तो इसको तो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से इफेक्टेड करती है तो आपको खुद ही एक्सप्लेन कर लेना चाहिए। हालांकि हमने मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल में कराया है, लेकिन यहां पे हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिरकार मनी क्रिएशन किस तरीके से सेंट्रल बैंक करती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि आखिरकार सेंट्रल बैंक की मनी क्रिएशन करने की किस तरीके से प्रोसेस रहता है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।